हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत साहू आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट का सेकंड पार्ट। पिछले प्रीवियस पार्ट में हमने डिफ्यूज़न विशरण को पढ़ा था और उसके महत्व को हमने समझा था कि प्लांट में उसका किस तरह से महत्व है। आज जो हम देखने वाले हैं वो है पादप जल संबंध यानी कि प्लांट वाटर रिलेशनशिप, और उसमें कौन कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं उन सब पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पादप जल संबंध यानी कि प्लांट वाटर रिलेशनशिप और इसमें क्या काम कर रहा है। आप देखेंगे कि पादप जल संबंध को समझने के लिए हमको तीन चीज़ समझना होगा। एक है आपका परासरण ऑस्मोसिस, एक है आपका अंतः शोषण इम्बिबिशंस, और तीसरा है आपका जीव द्रव्य कुंचन यानी कि प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, इसमें हम जो सबसे पहले देखते हैं वो देखते हैं परासरण को। अब परासरण को देखेंगे तो इसको भी और आगे दो भागों में और डिवाइड किया जाता है। एक है एक्सऑस्मोसिस यानी कि बहिर्परासरण, और होता है एक एंडोमोसिस जिसको हम बोलते हैं अंतः परासरण। ठीक है, बहिर्परासरण और अंतः परासरण। आइए समझते हैं कि परासरण या ऑस्मोसिस क्या है। तो ऑस्मोसिस जो है, परासरण जो है वो विसरण का ही एक टाइप है। ठीक है, आप क्या बोलेंगे, परासरण कुछ नहीं है, परासरण भी विसरण का ही एक प्रकार है। बस इसमें क्या होता है कि आप जब विसरण पढ़ते हैं, डिफ्यूजन पढ़ते हैं, तो हम वहाँ देखते हैं कि जो कोई सॉल्यूशन है वो क्या हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव होता है। और यहाँ क्या होगा जस्ट उल्टा होता है। यहाँ जो होता है, हम क्या करते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली का यूज़ करते हैं। और वहाँ क्या हो रहा है, जो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे थे। ठीक, वहाँ क्या हो रहा था, सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स मूव करते, लेकिन यहाँ क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करता है। इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ समझने लाया कि यहाँ जो हो रहा होगा, मूवमेंट होगा, वो किसका होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स का। तो इसका डेफिनेशन में देखते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जल के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन। तो यहाँ गति कौन कर रहा है, आपका वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, कम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर मूव कर रहा है। तो हम उसको बोलते हैं परासरण या ऑस्मोसिस। देखिए फिगर पे देखिए, मैंने लिया है एक बीकर लिया है और उसके बीच में मैंने क्या किया है, एक टैंक है पानी का, एक टैंक है, और उसमें क्या किया है, मैंने एक बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा के रखा है। इस साइड के सॉल्यूशन को मैंने ए नाम दिया और इस साइड के सॉल्यूशन को मैंने बी नाम दिया। ठीक है, तो देखिए जो कंसंट्रेशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, आपका सॉल्यूट पे, विलय पे। जितना ज़्यादा सॉल्यूट डलेगा उसका कंसंट्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ए पे जो है सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए ए का कंसंट्रेशन बी की अपेक्षा ज़्यादा है। कंसंट्रेशन ए ऑफ इज़ ग्रेटर देन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो परासरण में जो होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स, जल के अणु किधर मूव करते हैं, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर। तो यहाँ क्या हो रहा होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स किधर मूव कर रहे होंगे, बी टू ए। एक तो आप ऐसे बोल लीजिए। दूसरा आप ये समझिए कि जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है यानी कि सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, उधर वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, कम होंगे। और जिधर सॉल्यूट या विलय की मात्रा कम है उधर वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, ज़्यादा होंगे। यानी कि क्या होगा, बी पे वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है ए के कंपेयर में, इसलिए तो आप ये भी बोल सकते हैं कि अर्ध परासरण में, ऑस्मोसिस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली से पार होते हैं। वो कैसे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। वाटर का कंसंट्रेशन जिधर ज़्यादा होगा वहाँ से जिधर वाटर का कंसंट्रेशन कम है उधर वो क्या हो रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। ठीक, तो यहाँ क्या हो रहा है, बी पे वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं तो बी टू ए मूव कर रहा है। तो जिधर हायर वाटर मॉलिक्यूल्स से उधर से कम वाटर मॉलिक्यूल्स की ओर मूवमेंट। तो ये होता है आपका परासरण या ऑस्मोसिस। अब इसके बाद जो हमको समझना है, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और समझनी है इसमें। एक तो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब, और एक है आपका वाटर पोटेंशियल। एज वेल एज हमको और चीज़ समझना है जैसे कि है टर्गर प्रेशर, क्योंकि हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो वहाँ हमको ये कुछ इस तरह के जो टर्म्स हैं उनको समझना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को। सबसे पहले हम लोग किसको देखते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को।
चलिए ऑस्मोटिक प्रेशर को देखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, जब क्या हो रहा होगा, विलायक के अणु यानी कि विलायक से वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे, विलायक मतलब क्या होता है, जो भी शुद्ध विलायक होगा उससे वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहे होंगे, विलयन की ओर मूव कर रहे होंगे। हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मूविंग टू द लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। जिधर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की ओर। ये देखिए फिगर में बी जो है एक विलायक है, सॉल्वेंट है, यानी कि मान लीजिए ये सॉल्वेंट है यानी कि ये पानी है। ये क्या है, सॉल्यूशन है, यानी कि इसमें क्या है, सॉल्यूट मिला हुआ है। तो वाटर का कंसंट्रेशन किधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है, तो परासरण में। और ये क्या है आपका, एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, B2A मूव कर रहा है, ठीक। वाटर मॉलिक्यूल B2A मूव कर रहा है। तो यहाँ क्या हो रही है, ऑस्मोसिस की क्रिया हो रही है। अब हम चाहते हैं कि ऑस्मोसिस की क्रिया ना हो, ठीक। हम क्या चाहते हैं कि ऑस्मोसिस की क्रिया ना हो, तो हम क्या करेंगे, विलयन के साइट में हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। विलयन के साइट पे हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ताकि क्या हो, ये ऑस्मोसिस की क्रिया रुक जाए। तो ऑस्मोसिस की क्रिया को रोकने के लिए विलयन के साइट लगाया गया दाब ही क्या होता है, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोसिस की क्रिया को रोकने के लिए विलयन के साइट लगाया गया दाब ही क्या होता है, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। तो ये तो क्लियर हो गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ लग रहा है, आपका विलयन में, ठीक है। तो अब ये समझिए कि ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है वो वाटर का क्या होगा, 0, ठीक। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 0। ऑस्मोटिक प्रेशर प्योर वाटर का कैसा होता है, 0, ठीक है। और विलयन का क्या होगा, विलयन का क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। तो विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा किसके कंपेयर में, प्योर वाटर के कंपेयर में। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर 0 होता है और विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर उससे ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा आप सॉल्यूट मिलाएंगे उस विलयन का जो होगा ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, विलय की मात्रा पर डिपेंड करता है, सॉल्यूट की मात्रा पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आपका सॉल्यूट होगा उसमें सॉल्यूशन में, तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे मूव कर रहे हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर। ठीक, तो वाटर मॉलिक्यूल किधर मूव करेंगे, कम ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, 0 है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, कम ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हम देखते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर एट लिप्स क्या होगा, हायर होगा, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर एट रूट्स क्या होगा, कम होगा, ठीक है। जिधर पानी ज़्यादा है उधर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कम है। जिधर पानी कम है उधर ऑस्मोटिक प्रेशर हायर है, क्योंकि रूट्स जो होते हैं वो क्या हो रहे होंगे, मिट्टी से पानी ले रहे होंगे, है ना, सॉइल से पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो उनके पास सॉइल का कंसंट्रेशन, वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वहाँ क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, ठीक। और लिप्स में क्या होगा, वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, सॉरी वाटर, लिप्स में वाटर का कंसंट्रेशन कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। क्या याद रखेंगे आप, ऑस्मोटिक प्रेशर एट नून इज़ हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर एट नाइट, ठीक। एक तो क्या याद रखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो लिप्स में हायर होता है, रूट्स में कम होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है आपका आफ्टरनून में यानी कि दोपहर में ज़्यादा होता है और नाइट में कम होता है। कुछ पौधे देखेंगे उसमें भी ऑस्मोटिक प्रेशर का कम क्या होगा, चेंज होता है, ठीक है।
देखिए पौधों में क्या होता है, आप जानते हैं पौधे के जो टाइप होते हैं, जलोद्भिद होता है जो जल में होता है, मध्योद्भिद, शुष्कोद्भिद जो शुष्क क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, और लवणोद्भिद जो लवणीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है। अगर आप इसमें देखें ऑस्मोटिक प्रेशर का क्रम तो कैसा होगा, सबसे ज़्यादा जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा किस में होगा, लवणोद्भिद में होगा। यानी कि आप याद रखिए जहाँ भी वाटर का कंसंट्रेशन कम है वहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, जहाँ भी वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। हाइड्रोद्भिद है, हाइड्रोद्भिद यानी कि जलोद्भिद पौधा है, हाइड्रोफाइट पौधा है यानी कि जलोद्भिद पौधा है और जल में ही होता है, तो जहाँ जल है मतलब वहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर का क्रम है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर का कम है, ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। आपको अगर जमाने दे दिया जाए तो याद रखिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर का क्रम को, ऑस्मोटिक प्रेशर का क्रम। ऑस्मोटिक प्रेशर है सेल का, वो हम किससे मापते हैं, देखिए मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल इज मेजर्ड बाय इंसिपेंट प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल इज मेजर्ड बाय इंसिपेंट प्लाज्मोलाइसिस। और मैं बोलूँगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन को हम किससे मापते हैं, ऑस्मोमीटर। तो ये याद रखिएगा कि सॉल्यूशन को जब हम माप रहे हैं तो ऑस्मोमीटर से, और सेल का जब हम लोग माप रहे हैं ऑस्मेटिक प्रेशर तब हम क्या करेंगे, प्लाज्मोलाइसिस का यूज़ करते हैं, ठीक। अब जो हमको समझना है वो है वाटर पोटेंशियल, ठीक है। वाटर पोटेंशियल को समझते हैं कि वाटर पोटेंशियल क्या है, बाद में हम इसका रोल को भी समझेंगे, ठीक। मान लीजिए कि ये क्या है, एक सॉल्वेंट है, विलायक है जो कि वाटर है, ठीक। ये क्या है, ऐसा प्योर वाटर है, ठीक है। प्योर वाटर है तो प्योर वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो कैसा है, स्वतंत्र अवस्था में है, कहीं भी मूव कर सकता है, बिल्कुल फ्री है, ठीक। तो हम यहाँ क्या मान रहे हैं कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो बैचलर है, ठीक। और वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी होते हैं, और यही काइनेटिक एनर्जी क्या है, आपका वाटर का पोटेंशियल है, ठीक है। जितना ज़्यादा उसमें काइनेटिक एनर्जी है तो वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा है। तो जो फ्री वाटर है, जो प्योर वाटर है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं और जो कहीं भी मूव कर सकते हैं, जैसे कि बैचलर होता है, वो बैचलर क्या है, जब तक शादी नहीं हुआ तब तक खुला सांड है, कहीं भी घूम रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तो अपनी मन मर्जी का मालिक होता है। वैसे ही क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स अभी अपनी मन मर्जी का मालिक है, ठीक है। ये आराम से विचरण कर रहा है, घूम रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन जब इसकी हम लोग क्या करा देते हैं, सॉल्यूट मिला देते हैं, यानी कि हम इसकी शादी करा देते हैं, तब क्या होगा, ठीक। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। सॉल्यूट ऐड करने का क्या मतलब है, इसे शादी करा देते हैं। अब शादी करा दिए मतलब क्या हो गया, अब ये जो अब तक बैचलर था तो इधर उधर घूम रहा था, अब शादी हो गई तो क्या हो गया, बंध गया। बंध गया मतलब क्या हो गया, इसकी एनर्जी लॉस हो गई। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा सॉल्यूट के डालने से। तो जितना ज़्यादा हम सॉल्यूट डालते हैं उसका वाटर पोटेंशियल उतना ही कम होते जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हम उसमें क्या डाल रहे हैं, सॉल्यूट डाल रहे हैं, उसका पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा कम होते जाता है। तो यहाँ पर देखिए, तो प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो होता है 0, ठीक। प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो 0 और यही मैक्सिमम होता है, ठीक। तो अगर आपको दे दिया जाए कि वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का कितना होता है, तो ये मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल कितना होता है, तो आप क्या याद रखेंगे, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल जो होता है वो 0 होता है, ठीक। और इसमें अगर आप सॉल्यूट मिलाते जाएं तो उसका वाटर पोटेंशियल कम होते जाएगा, यानी कि वो क्या होता जाएगा, नेगेटिव होता जाएगा। वो क्या होता जाएगा, नेगेटिव होता जाएगा। तो मान लीजिए कि मैंने इसमें 50 मॉलिक्यूल मिला दिए, ठीक है। और इसको हम लोग, इसका जो यूनिट होता है वो होता है पास्कल, ठीक। इसका यूनिट जो होता है पास्कल। तो इसमें मैं जितना ज़्यादा सॉल्यूट मिलाऊंगा वो उतना ही ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा, वाटर पोटेंशियल जो होगा उतना ही गिरता जाएगा। तो इसमें मान लीजिए मैंने सॉल्यूट मिलाया 50 मॉलिक्यूल, तो सपोज़ मान लीजिए कि इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो गिर के कितना हो गया, -50 पास्कल। तो जितना हम सॉल्यूट मिलाते हैं वो उतना ही उसका क्या कर रहा है, वाटर पोटेंशियल को कम कर रहा है, ठीक है। जितना हम सॉल्यूट मिलाएंगे वो उसके वाटर पोटेंशियल को कम करता है। तो आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि वाटर पोटेंशियल में जो हानि हो रही है वो सॉल्यूट के मिलाने के कारण हो रही है। जितना हमारा सॉल्यूट मिला उतना उसका वाटर पोटेंशियल कम हो गया। तो ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा वाटर पोटेंशियल।
तो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल कितना होता है आप बोलेंगे तो प्योर वाटर का होता है जो कि 0 होता है। उसमें सॉल्यूट मिलाते गए तो उसका वाटर पोटेंशियल कम होते गया, ठीक है, तो उसका वाटर पोटेंशियल कम हो गया। तो सॉल्यूशन का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, जो सॉल्यूट मिलाने पर होगा। तो सॉल्यूट का पोटेंशियल वही होगा जो सॉल्यूशन में डालने से उसका पोटेंशियल कम हो गया, ठीक। तो सॉल्यूट का पोटेंशियल क्या होगा, वही होगा जो सॉल्यूशन में डालने से क्या हो गया, सॉल्यूशन का पोटेंशियल कम हो गया। जितना सॉल्यूशन का पोटेंशियल कम हो रहा होगा वही सॉल्यूट का पोटेंशियल है। तो ये था आपका वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का होता है 0 जो कि मैक्सिमम होता है। तो चलिए अब जो हम समझते हैं वो है आपका टर्गर प्रेशर, स्फीति दाब को समझते हैं कि स्फीति दाब क्या है। तो स्फीति दाब को आप समझिए तो देखते हैं कि हम लोग एक प्लांट सेल को देख रहे हैं जिसका ये आउटर लेयर है जिसको हम बोलते हैं सेल वाल, ठीक है, और उसका अंदर में क्या है, एक मेम्ब्रेन लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेलेक्टिव परमिएबल होता है, ठीक है। अब देखिए इधर साइड जो है आपका वाटर है और अंदर में क्या होगा, सेल शेप होगा, कोशिका रस होगा। तो जो सेल शेप है उसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सेल शेप का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो आपको पता है कि वाटर का जो मूवमेंट होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के रिलेशन में क्या होता है, कम ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर होता है, ठीक है। तो वाटर का मूवमेंट जो होगा वो किधर होगा, कम ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर। इधर क्या है, मान लीजिए वाटर है, ठीक। अब क्या हो रहा है, ये वाटर जो है इस सेल शेप के अंदर प्रवेश, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इस सेल के अंदर प्रवेश कर रहा है। तो क्या होगा, जैसे जैसे सेल में पानी आता जाएगा वो क्या होगा, फैलता जाएगा, ठीक है। ये क्या हो रहा होगा, फैलेगा चारों साइड से, और फैलने के कारण क्या होगा, एक प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक, एक प्रेशर अप्लाई करेगा उसके दीवार पर, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दीवार पर क्या कर रहा है, ये एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है। तो अब क्या होगा, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, स्फीति दाब, ठीक है। वो जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वाटर के एंटर करने के कारण अंदर में जो उसके स्ट्रक्चर में एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसको हम बोलते हैं क्या, टर्गर प्रेशर, स्फीति दाब, ठीक है। अब क्या हो गया, इसके बाहर में है सेल वाल, तो ये क्या हो रहा है, इधर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ठीक है, दीवालों पे उसके प्रेशर अप्लाई कर रहा है अंदर की ओर। तो उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए बाहर से एक वॉल प्रेशर काम करता है, ठीक। इस टर्गर प्रेशर को हैंडल करने के लिए बाहर से एक प्रेशर अप्लाई होता है जिसको हम बोलते हैं वॉल प्रेशर। वो किसके कारण हो रहा है, सेल वॉल के कारण आ रहे हैं। तो टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है। तो वाटर मॉलिक्यूल के एंटर करने के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो प्रेशर आ रहा है उसको हम बोले टर्गर प्रेशर, और उस टर्गर प्रेशर को हैंडल करने के लिए क्या हो रहा है, बाहर से सेल वॉल की दीवार से एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है जिसको हम बोलते हैं वॉल प्रेशर, जो कि टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर कैसा होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा। और यही वॉल प्रेशर के कारण क्या होगा, आपका जो होता है प्लांट सेल वो पानी के एंटर करने के कारण भी नहीं फटता है, ठीक है। वाटर के सेल में एंटर करने के कारण भी अगर प्लांट सेल नहीं फटता है तो उसका रीज़न क्या है, आपका वॉल प्रेशर, ठीक। तो जंतु सेल में क्या होगा, तो जंतु सेल में देखिए जब अगर जंतु सेल को पानी पे इमर्ज करेंगे तो क्या होगा, जंतु सेल फट जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर वॉल नहीं होता है। आपको पता है कि जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, इसलिए क्या होगा, वो तो फट जाएगा। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता है, इसके कारण क्या करेगा, इस टर्गर प्रेशर को हैंडल करने के लिए वो क्या करेगा, एक वॉल प्रेशर अप्लाई करता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जो जंतु सेल होगा उसमें वॉल प्रेशर नहीं होता है, वॉल प्रेशर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर सेल वॉल होता ही नहीं है, इसलिए, ठीक। तो अब देखिए जो टर्गर प्रेशर है वो क्यों काम आता है, तो टर्गर प्रेशर हेल्प्स इन सेल इलोंगेशन एंड ग्रोथ। तो सेल के इलोंगेट करने में और उसके ग्रोथ में क्या काम आता है, आपका टर्गर प्रेशर, ठीक है। तो सेल के इलोंगेशन और उसके ग्रोथ के लिए टर्गर प्रेशर ज़रूरी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए,
जो टर्गर प्रेशर की जो वैल्यू होती है, ठीक है, टर्गर प्रेशर की जो वैल्यू है वो 0 टू ऑस्मोटिक प्रेशर तक होता है। यानी कि टर्गर प्रेशर का जो मान है वो 0 से ऑस्मोटिक प्रेशर तक होता है। अगर टर्गर प्रेशर का मान ऑस्मोटिक प्रेशर तक है तो सेल जो होगा कैसा होगा, फॉली टर्जिड होगा, यानी कि कैसा होगा, सेल फुला हुआ होगा। ठीक है, अगर टर्गर प्रेशर का मान ऑस्मोटिक प्रेशर जितना है तो सेल कैसा होगा, फॉली टर्जिड, यानी कि फुला हुआ होगा। अगर टर्गर प्रेशर का मान 0 है तो कैसा होगा, सेल पिचका हुआ होगा, फ्लैशिड होगा, फ्लैशिड सेल होगा। और अगर टर्गर प्रेशर का मान नेगेटिव होगा तो वो कैसा हो जाएगा, प्लाज्मोलाइज सेल हो जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे आगे प्लाज्मोलाइज सेल क्या है। तो टर्गर प्रेशर का मान जैसे ही नेगेटिव हुआ वो क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। ठीक, तो टर्गर प्रेशर को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि टर्गर प्रेशर नॉट एप्लीकेबल फॉर फ्री सॉल्यूशन। तो टर्गर प्रेशर जो होता है वो फ्री सॉल्यूशन पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये रही इसकी मुख्य बातें, जहाँ से आपको समझना है कि जो सेल सरफेस के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, जिसके कारण क्या होगा, वाटर जो होगा लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर में एंटर करता है और उसकी दीवारों पर एक प्रेशर अप्लाई करेगा जिसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। और उस टर्गर प्रेशर को हैंडल करने के लिए सेल वाल जो होगा अंदर की ओर एक प्रेशर अप्लाई करेगा, उसको हम बोलते हैं वॉल प्रेशर। दोनों प्रेशर जो होंगे इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ठीक, यहाँ तक की बातें आप याद रखिए। चलिए अब कुछ चीज़ें और समझते हैं हम लोग। एक तो क्या है आपका एंडोऑस्मोसिस यानी कि अंतः पराशरण, और एक है आपका एक्सऑस्मोसिस। ठीक है, मैंने बताया था कि ऑस्मोसिस जो है पराशरण है उसको हम 2 भागों में बांटे थे। एक था आपका अंतः पराशरण और एक है आपका बाह्य पराशरण। अब अंतः पराशरण कहने का क्या मतलब है, अंदर की ओर मूवमेंट। तो अंदर की ओर क्या होगा कि ये कुछ सेल है, ठीक है, और इसके चारों ओर क्या है, आपका सॉल्यूशन है, पानी है। ठीक, इसके चारों ओर क्या है, पानी है। तो यहाँ जो पानी होगा, ये वाटर होगा, वो क्या करेगा, सेल के अंदर इंटर कर रहा होगा। ठीक है, सेल के अंदर इंटर करेगा तो उसको हम बोलेंगे अंतः पराशरण। तो कंसंट्रेशन कहाँ कम है, वाटर का जो कंसंट्रेशन है आपको पता है क्या होता है, इधर ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ जो है वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो किधर मूव कर रहा होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, सेल की तरफ, सेल की ओर मूव करेगा और सेल कैसा हो जाएगा, फूल जाएगा, सेल के अंदर पानी भर जाएगा। तो ये होता है आपका एंडऑस्मोसिस। इस क्रिया में क्या होता है, मान लीजिए कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। अब जो होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो होगा कंसंट्रेशन वाटर का क्या होगा, कम होगा, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर लेस होगा कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एट सेल सेप। तो सेल सेप में जो पानी का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है कंपेयर टू उसके बाहर के एनवायरनमेंट से। तो सेल सेप से क्या होगा, पानी जो होगा वो क्या होगा, मूव आउट कर जाएगा। सेल सेप से जो होगा पानी क्या करेगा, मूव आउट कर जाएगा, और जो सेल होगा वो क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल ले लीजिए आप अंगूर को। ठीक है, अंगूर को बोलो ना, अंगूर को जब हम क्या करते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, यानी कि जिधर कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, कंसंट्रेशन में यहाँ बोल रहा हूँ किसका ज़्यादा होगा, यहाँ जो कंसंट्रेशन होगा ज़्यादा होगा, कहने का मतलब यहाँ विलय ज़्यादा है। ठीक है, सॉल्यूट्स ज़्यादा है। और क्या होगा, वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा, यहाँ वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहा है। तो अंगूर का जो पानी होगा वो निकल के कहाँ चला जाएगा, सॉल्यूशन में चला जाएगा, और अंगूर कैसा हो जाएगा, पिचक जाएगा। तो अंगूर को जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है, तो अंगूर क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका एक्सऑस्मोसिस। वहीं जब हम इसमें क्या करते हैं, एग्जांपल के लीजिए किशमिश को पानी में डालते हैं। ठीक है, किशमिश को पानी में डालते हैं, पानी में डालेंगे तो क्या होगा, किशमिश फूल जाएगा। बाहर में क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है कंपेयर टू किशमिश के अंदर, तो किशमिश में क्या होगा, पानी भरने लग जाएगा। किसके कारण, परासरण के कारण। वहाँ क्या हो रहा होगा, एंडऑस्मोसिस। ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है, एक्सऑस्मोसिस। अंगूर क्या हो रहा है, यहाँ पिचक जा रहा है, क्योंकि अंगूर में पानी जो होगा कंसंट्रेशन वो ज़्यादा होगा बाहर के कंपेयर में, तो पिचक गया, और ये क्या हो गया, आपका फूल गया। अब इसके बाद देखिए ऑस्मोसिस का महत्व।
ऑस्मोसिस का क्या महत्व है वो देखते हैं हम लोग पौधों में। तो आप देखेंगे कि ऑस्मोसिस के कारण क्या होता है, पौधे मिट्टी से ज़्यादा मात्रा में पानी अवशोषित करेंगे, ठीक है, ऑस्मोसिस के कारण। तो पौधे में आप बोलेंगे कि पानी का अवशोषण जो होता है जड़ द्वारा, वो किसके कारण होता है, ऑस्मोसिस या परासरण के कारण होता है। तो पौधों में जो पानी जो होगा, पानी का अवशोषण वो किसके कारण हो रहा है, परासरण के कारण हो रहा है, ठीक। कोशिकाओं के बीच जल का वितरण एवं गति करेगा। अब देख रहे हैं कोशिकाओं के बीच जल का वितरण या गति किसके माध्यम से हो रहा है, परासरण के माध्यम से हो रहा है। तीसरा, स्टोमेटा की खुलने की क्रिया में गार्ड सेल टर्जिट अवस्था में आ जाते हैं, ठीक है। स्टोमेटा क्या होगा, खुलेगा, वाष्पीकरण होगा, वाष्पोत्सर्जन होता है। तो जो स्टोमेटा खुलने की क्रिया में जो गार्ड सेल होते हैं वो स्फीति अवस्था में आ जाते हैं, टर्जिट होना चालू करेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है वो किसके कारण होगा, परासरण के कारण होगा। चौथा पॉइंट है कि ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर के कारण ही तरुण कोशिकाओं में वृद्धि होती है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर का क्या रोल है आपका, तरुण कोशिकाओं के वृद्धि में। पांचवा, ये भी किसके कारण हो रहा है, परासरण के कारण हो रहा है। तो फलों तथा बीजाणुधानियों के फटने में परासरण की क्रिया होती है। फल तथा बीजाणुधानी में जो फटते हैं, आप देखे होंगे अंकुरण के लिए हम लोग छोड़ते हैं, ज़मीन में दबाते हैं, तो वहाँ क्या हो रहा होगा, परासरण की क्रिया होती है, जिसके कारण फिर क्या होगा, वो अंकुरित होगा, फूटेगा, ठीक है। तो किसके कारण होता है, परासरण के कारण होता है, ठीक। तो किसके कारण होगा, परासरण के कारण। जैसे कि आप चने को भिगो देते हैं पानी में और उसके बाद कुछ दिन रखेंगे तो फिर क्या होता है, उसमें से अंकुरण निकल आता है, तो वहाँ क्या हुआ, परासरण हुआ ना। तो ये परासरण के कारण होता है। तो ये रहा आपका क्या, ऑस्मोसिस। अब देखिए हमने कुछ और पॉइंट्स लिखे थे, जैसे कि है इम्बिबिशन या अंतः शोषण। ये अंतः शोषण क्या है, आप देखेंगे कि जो भी सूखी पदार्थ है ना, चाहे वो सूखा लकड़ी हो, है ना, और बीज हो, वो क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है। जो पानी को एब्जॉर्ब करता है वो किसके कारण होता है, इम्बिबिशन के कारण होता है, अंतः शोषण के कारण होता है, ठीक है। बीजों एवं सूखी लकड़ियों द्वारा जल का अवशोषण, ये किसके कारण हो रहा है, अंतः शोषण या इम्बिबिशन के कारण होता है। अब देखिए इनिशियल प्रोसेस, जब वाटर एब्जॉर्ब कहाँ से हो रहा है, ज़मीन से जब वाटर एब्जॉर्ब करता है, इनिशियल में जो रूट्स हेयर होते हैं, जो रूट्स हेयर होते हैं वो क्या करते हैं, इम्बिबिशन के माध्यम से ही, अंतः शोषण के माध्यम से ही पानी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि अंतः शोषण का प्लांट में कहाँ उपयोग हो रहा है, तो आपको याद रखना है कि हेयर रूट्स जो होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए अंतः शोषण करते हैं, ठीक है, अंतः शोषण प्रोसेस होता है वहाँ। तो ये रहा कुछ बातें। अब इसमें हमको एक लास्ट पॉइंट देखना है, वो है प्लाज्मोलाइसिस, वो देखते हैं। पहले एक चीज़ देख लीजिए, इम्बिबिशन में एक पॉइंट छूट गया था, वो बता देता हूँ कि इम्बिबिशन जो होता है उसमें देखिए अगार अगार में जो होता है इम्बिबिशन सबसे ज़्यादा होता है, फिर पैक्टिन में, फिर प्रोटीन में, फिर स्टार्च में, फिर सेलुलोज में। मतलब पानी एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो सबसे ज़्यादा होता है अगार अगार में, फिर पैक्टिन में, फिर प्रोटीन में, फिर स्टार्च में, फिर सेलुलोज में। अब अगर अगार अगार को देखें तो यह अपने वेट का 99 टाइम्स मोर वाटर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अगर अगार अगार को देखें तो ये अपने वेट का 99 टाइम्स मोर वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो ये था आपका क्या, इम्बिबिशन। अब इसके बाद देखिए जो जीव द्रव्य संकुचन या हम प्लाज्मोलाइसिस की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि प्लाज्मोलाइसिस में क्या हो रहा होगा कि हम कोई सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या अति परासरी विलयन में डुबोते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या बोल सकते हैं अति परासरी विलयन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अति परासरी विलयन में, ठीक। हम सेल को क्या कर रहे हैं, अति परासरी विलयन में डुबोते हैं। तो अति परासरणी विलयन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, तो कंसंट्रेशन जो होगा उसका बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। विलयन का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, ठीक, कंपेयर में किसके होगा, सेल की। तो जब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और परासरण की क्रिया में क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो कम कंसंट्रेशन से अधिक कंसंट्रेशन की ओर फ्लो होंगे, है ना। जिधर विलयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उस साइड मूव कर रहे हैं। तो यहाँ जो होगा विलयन का कंसंट्रेशन कम होगा अंदर में कंपेयर टू बाहर, अति परासरी विलयन में डुबाया गया है। तो यहाँ का जो पानी होगा वो मूव आउट कर जाएगा, सेल के अंदर का पानी मूव आउट करके कहाँ चला जा रहा है, इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जा रहा है। तो इसके कारण क्या होगा, आपको पता ही क्या होता है, सेल वॉल, है ना, और ये क्या होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या हो रहा है, पानी के निकल जाने के कारण एक स्पेस बन जा रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, एक स्पेस बन जा रहा है।
और अंत में क्या होता है, इसका पानी निकल जाने के कारण ये एक सर्कुलर बन जाता है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कुछ इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य संकुचन। इसमें यही होता है। इसमें क्या हो रहा है, इसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालें तो सेल वॉल और प्लाज्मा के मध्य गैप बनता है और अंत में क्या होता है, वो सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं जीव द्रव्य संकुचन। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य संकुचन। ठीक, सॉल्यूशन भी देखिए 3 टाइप के होते हैं। एक तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, जिसमें सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा वो अगर अब सेल शेप से ज़्यादा होगा। एक होता है हाइपोटोनिक, जिसमें सेल शेप का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो क्या हो रहा होगा, पानी अंदर जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है, बही पराशरण हो रहा है। ठीक है, पानी बाहर निकल जा रहा है तो बही पराशरण हो रहा है। तो इस तरह से हैं ये कुछ पॉइंट जो हमको समझना था इस पराशरण में। इसके आगे जो हम समझेंगे वो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया और स्टोमेटा का खुलना या बंद होना। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके बायोलॉजी एज वेल एज आपके कृषि पार्ट का हिस्सा है। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।